लास्ट वीडियो आपने देखा होगा स्यूडो फोर्स पर, और मैंने स्यूडो फोर्स के बारे में ये बताया था कि जब आपके पास एक वेज होता है और वो एक्सेलरेट कर रहा होता है और उसी वेज के ऊपर आप एक ब्लॉक रखते हो और ब्लॉक जब नीचे जा रहा होता है और वो भी किसी एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा होता है, तो वहां पर अगर आप वेज और ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो आप स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। अगेन स्यूडो फोर्स का एक एग्जाम्पल लूंगा, वो आपके पास इस क्वेश्चन के फॉर्म में, आपने जैसे कि क्वेश्चन देखा होगा, नीट 2019 का क्वेश्चन है, ये भी एक हिसाब से स्यूडो फोर्स पर ही बेस्ड है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कॉन्सेप्ट, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका एक स्यूडो फोर्स ही होता है। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है, तो उसका एक्शन रिएक्शन पेयर आप वहां पे नहीं लोगे। तो एक्शन रिएक्शन पेयर वहां पर आप उस स्टाइल में नहीं जाओगे, बस आपको सिर्फ इतना पता है कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर क्या होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स, और वो एक स्यूडो फोर्स होता है। तो वो आपको लेना क्यों पड़ता है, क्योंकि जब आपके पास ये सिलेंडर रिवॉल्व करेगा ना, या मैं बोल सकता हूं रोटेट करेगा रादर, तो जब ये सिलेंडर रोटेट करेगा आप देखोगे कि ये ब्लॉक जो है इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप तब लगाओगे जब आप इस ब्लॉक को एनालाइज करोगे फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब इस ब्लॉक पर लगेगा जब इस ब्लॉक को आप एनालाइज करोगे फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहने का मतलब यह है कि आपको ऑब्जर्वर को यहां रख देना है, आपको ऑब्जर्वर को यहां पर रख देना है। तो जब आपका ऑब्जर्वर इस रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, तो ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ऑब्जर्वर भी रोटेट कर रहा है। अगर ऑब्जर्वर रोटेट कर रहा है, उसका वेलोसिटी वेक्टर हर जगह पे चेंज होता जाएगा। डायरेक्शन वाइज अगर मैं बात करूं, तो अगर उसका वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है विद टाइम, आप बोलोगे कि आपका जो ये ऑब्जर्वर है ये एक्सेलरेट कर रहा है विद टाइम। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये आपका एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगा। प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए स्यूडो फोर्स आप सिंपली वहां पे यूज करोगे। तो होपफुली आपको थोड़ा आइडिया आया होगा कि इसमें हम स्यूडो फोर्स यूज करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि अगर आप ऑब्जर्वर को रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखोगे, रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप देखोगे कि ऑब्जर्वर जो होगा वो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो आपको वहां पर स्यूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। तो फिलहाल के लिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं एक दो प्रॉब्लम्स और यहां पे डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि जो ब्लॉक आपका यहां पर है ना, जिस स्टाइल से आपका ब्लॉक यहां पे लगा हुआ है, ये एक डिफरेंट आपके पास प्रॉब्लम बन जाता है। तो मैं दिखाता हूं पहले आपको। लेट अस एज्यूम कि आपके पास यहां पर एक वॉल है। लेट अस एज्यूम कि आपके पास यहां पर एक वॉल है, और वॉल के अगेंस्ट आप एक ब्लॉक को लेते हो। वॉल के अगेंस्ट आप यहां पर एक ब्लॉक को लेते हो। आप देखते जाओ, आप एग्जैक्टली इस वॉल के अगेंस्ट एक ब्लॉक को लेते हो। तो ठीक है, अब ये जो वॉल आपके पास है ना, ये स्मूथ वॉल नहीं है, ये रफ वॉल आपके पास है। कहने का मतलब इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको यहां पर म्यू देकर है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू देकर है तो फ्रिक्शन की बात होगी, फ्रिक्शन की बात यहां पे होगी। तो फिलहाल के लिए इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहां पर म्यू है। अब अगर मैं बात करूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि इस ब्लॉक पे मैं कितना यहां पर मिनिमम फोर्स लगाऊं। मिनिमम, देख लो, मिनिमम मींस लोअर मोस्ट लेवल। आप उस मिनिमम से ज्यादा भी लगा सकते हो, मगर मिनिमम से कम अगर लगाया आपका ब्लॉक नीचे स्लिप करेगा। अगर आपने मिनिमम फोर्स से कम फोर्स अप्लाई कर दिया, लेट अस अज्यूम कि आपका मिनिमम फोर्स यहां 10 न्यूटन निकलेगा, अगर आपने 8 ही न्यूटन का फोर्स लगाया, वो तो मिनिमम से कम है ना, आप देखोगे कि आपका ब्लॉक जो है वो नीचे स्लिप करेगा। तो क्वेश्चन यहां पर क्या बन रहा है कि यहां पर मैं कौन सा मिनिमम फोर्स अप्लाई करूं ताकि जो ब्लॉक है वो स्लिप ना करे। तो कहने का मतलब इस पूरी प्रॉब्लम में आप नो स्लिपिंग कंडीशन सीखने वाले हो। नो स्लिपिंग कंडीशन, नो स्लिपिंग कंडीशन की बात होने वाली है। अब बस देखते जाओ, पहले मैं एफबीडी बनाता हूं। देख लो, आपने यहां पर एक मिनिमम फोर्स अप्लाई करना है ताकि जो ब्लॉक है वो नीचे ना जाए। मैं जनरल वे में बात करूंगा, मिनिमम को छोड़ते हैं, चलो मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मगर ये फोर्स मैं ऐसा अप्लाई कर रहा हूं कि ये फोर्स मैं इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूं कि ये ब्लॉक नीचे जा ही नहीं रहा है। अच्छा, ब्लॉक पे अपना फोर्स होगा ना mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आप देख लो, ब्लॉक पे अपना होगा ना mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, बॉडी का इंटेंडेड मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फ्रिक्शन कहां की तरफ? इंटेंडेड मोशन नीचे की तरफ है। फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द इंटेंडेड मोशन, तो आपका जो फ्रिक्शन होगा वो एग्जैक्टली ऊपर की डायरेक्शन में आ जाएगा इस वक्त। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखते जाओ। तो यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका फ्रिक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि ब्लॉक का जो इंटेंडेड मोशन है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहां से आपका फ्रिक्शन लगेगा, और फ्रिक्शन को यहां पर मैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो होपफुली इतना आपको कहीं पे डाउट नहीं होगा। अब लास्ट अगर मैं यहां पे बात करूं, वो आपका कंटैक्ट फोर्स है, क्योंकि आपका ब्लॉक वॉल के साथ कंटैक्ट बना रहा है ना, तो ये कंटैक्ट आपके पास यहां पर आ जाएगा। ये कंटैक्ट यहां पर आपका बन रहा है, तो आप देख सकते हो ये आपका कंटैक्ट यहां पे बन रहा है। तो अगर ये आपका कंटैक्ट यहां पर है, तो कंटैक्ट की वजह से कंटैक्ट फोर्स आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं। कंटैक्ट फोर्स का स्टाइल होता है कि वो कंटैक्ट के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं यहां पर नॉर्मल रिएक्शन की बात करूं, कंटैक्ट फोर्स की बात करूं, आपका यहां पे ये कंटैक्ट फोर्स रहेगा। ये कंटैक्ट फोर्स है। अच्छा, ये कंटैक्ट फोर्स आपका वॉल, ये जो आपके पास यहां पे वॉल है ना, लेट अस अज्यूम कि आपका वॉल है यहां पे, तो ये कंटैक्ट फोर्स आपका वॉल एक्सर्ट कर रहा है किस पर? ब्लॉक पर। इन टर्न ब्लॉक भी एक्सर्ट करेगा ना कंटैक्ट फोर्स वॉल पर, तो वॉल पर कंटैक्ट फोर्स ये होने वाला है। ये आपका वॉल पर कंटैक्ट फोर्स होने वाला है। चलो इस कंटैक्ट फोर्स को यहां पर मैं एन से रिप्रेजेंट करता हूं, और ऑब्वियसली न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से ये दोनों फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, डिफरेंट बॉडीज पे लगेंगे। ये जो आपके पास कंटैक्ट फोर्स है, ये आपका है ना इंटरनल फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से पेयर में एग्जिस्ट करेगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से इनका डायरेक्शन अपोजिट होगा। न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करेगा, इसीलिए ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पर ब्लॉक पर आपका नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा है। तो होपफुली अभी तक कहीं पे डाउट नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ब्लॉक नीचे ना जाए। ब्लॉक का इंटेंडेड मोशन है कि ये नीचे जा सकता है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स मैं ऊपर लगा रहा हूं, और नॉर्मल रिएक्शन भी आप देख रहे हो ब्लॉक पर किस स्टाइल से लग रहा है। मैं बोल सकता हूं कि आपके फोर्स के अगेंस्ट आपका नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। तो अब आराम से देखते जाओ। लेट अस अज्यूम कि आपका पूरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। लेट अस अज्यूम कि पूरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम में, क्योंकि आपका क्वेश्चन आपको वही तो पूछ रहा है कि ब्लॉक नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा तो वर्टिकल मोशन यहां पर नहीं होना चाहिए। आपका जो ब्लॉक है वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। अच्छा, फर्दर आपने ब्लॉक को यहां पर सिंपली प्रेस किया है अगेंस्ट द वॉल। ना ये ब्लॉक वॉल के अंदर जाएगा, ना ही आपका ब्लॉक पीछे जाना चाहिए, क्योंकि अगर ब्लॉक पीछे जाएगा तो गिर जाएगा ना। तो आप ब्लॉक को होल्ड कर रहे हो अगेंस्ट वॉल, तो कहने का मतलब ये जो ब्लॉक है आपके पास, ये हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी है। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, जरा हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। आपका फोर्स आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है। मैं सीधे लिख सकता हूं ना यहां पे कि आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है, आपका जो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन है, आपका जो नॉर्मल रिएक्शन है यहां पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं ना कि आपका एफ के बराबर होगा। अच्छा, ये इक्वेशन कहां से आई? हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। ये आपका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है, ये आपका हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है। तो होपफुली किसी को डाउट नहीं होगा। अब अगर मैं यहां पे बात करूं कि आपका ब्लॉक नीचे स्लिप नहीं करना चाहिए, आप समझो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि ये ब्लॉक नीचे नहीं जाना चाहिए। तो ये ब्लॉक अगर नीचे नहीं जाना चाहिए, आपका फ्रिक्शनल फोर्स mg के बराबर होना चाहिए। या मैं ये भी बोल सकता हूं ना, जब फ्रिक्शनल फोर्स mg से बड़ा होगा तब भी आपका ब्लॉक नीचे नहीं जाएगा। मैं इस पॉइंट को एक बार और रिपीट करता हूं। अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स और mg बराबर बराबर हुए, वही होगा ना आपका वर्टिकल इक्विलिब्रियम, इसमें डाउट नहीं होगा आपको। बट ये भी तो मैं बोल सकता हूं ना कि अगर आपका फ्रिक्शनल फोर्स mg से बड़ा रहा, हमेशा बड़ा रहा, तो तब जाके आप देखोगे कि mg हमेशा छोटा है फ्रिक्शनल फोर्स से, तो आपका ब्लॉक बिल्कुल भी नीचे नहीं जा पाएगा। तो दैट मींस अगर आप चाहते हो कि ब्लॉक नीचे स्लिप ना करे, आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है यहां पर वो या तो mg के बराबर होना चाहिए, या जो फ्रिक्शनल फोर्स है आपका वो mg से बड़ा होना चाहिए। तो दूसरा अगर मैं यहां पे बात करूं, ये तो पहला आपके पास है हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम। वर्टिकल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं, आपका फ्रिक्शनल फोर्स इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg, और ये आपके पास यहां पर वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। ये आपका यहां पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम है। तो होपफुली अभी तक कहीं डाउट नहीं रहेगा आपको, तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फ्रिक्शन का जेनेरिक फॉर्म, फ्रिक्शन का जेनेरिक इक्वेशन। क्योंकि आपका बॉडी जो है वो तो रेस्ट में है यहां पे। फ्रिक्शन का अगर मैं यहां बात करूं तो आप लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात करोगे, तो आपके पास यहां पर आप फ्रिक्शन को लिख सकते हो ना म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, नया कुछ भी नहीं है।
ये आपको सबको पता होती है। अगर नहीं पता तो आप फ्रिक्शन के वीडियो में जाओ और उसमें देख लो, मैंने फ्रिक्शन के बारे में डिस्कशन पूरा किया है और वहां पर मैंने फ्रिक्शन का जेनरिक इक्वेशन आपको बताया, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन होता है। जरा नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर है? वो तो फोर्स के बराबर है ना। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं ना, देख लो फोर्थ स्टेप मेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को आप नो स्लिपिंग कंडीशन बोलते हो। यही आपका नो स्लिपिंग कंडीशन है। कभी भी अगर आपको नो स्लिपिंग कंडीशन के बारे में बोला जाए, आपको बोलना है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। नो स्लिपिंग कंडीशन, नो स्लिपिंग कंडीशन। यहां पर आपका जो ब्लॉक है, इट इज अगेंस्ट द वॉल। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द वॉल होगा, वहां नो स्लिपिंग कंडीशन यूज होता है। और जब मैं नो स्लिपिंग कंडीशन की बात करता हूं, आपका स्टाइल ये रहता है, म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। फिर इस नो स्लिपिंग कंडीशन में बस आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना होता है। नॉर्मल रिएक्शन निकालकर आप सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हो। तो मेन चीज ये आपको पता होना चाहिए। जरा फर्दर देखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन यहां पर आप देख सकते हो, वो तो f के बराबर है। यहां पर मैं लिख सकता हूं ना कि म्यू f इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। चलो कंटिन्यू यहां पे करता हूं, आप देखते जाओ। मैं लिख रहा हूं म्यू f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। मैं बोल सकता हूं ना कि f, ये f अपनी जगह पर म्यू को डिनोमिनेटर में लेते हैं, आपका f शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय म्यू। ये इक्वेशन आप मेमोराइज करोगे, इसको आप मेमोराइज करोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके पास, इसको आप सिंपली यहां पर मेमोराइज करोगे। अब समझो, यहां पर आपका फोर्स इस क्वांटिटी के बराबर भी हो सकता है, आपका फोर्स इस क्वांटिटी से बड़ा भी हो सकता है। रिक्वायरमेंट था ना मिनिमम फोर्स का, तो मिनिमम फोर्स के लिए आपको इक्वालिटी यूज करना है। बट आपका यहां पर फोर्स उस इक्वालिटी से ज्यादा भी हो सकता है। एक बार और सुन लो, आपका जो फोर्स है वो या तो mg बाई म्यू के बराबर होगा, आपका जो फोर्स है वो या तो mg बाई म्यू से बड़ा होगा। दैट मीन्स mg बाई म्यू आपका मिनिमम बन जाएगा ना, क्योंकि यहां पर जब मैं लिखूंगा f इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई म्यू, तो यहां पर आप देख रहे हो, आप तो यहां पर लोअर मोस्ट पार्ट ले रहे हो फोर्स का। हायर मोस्ट पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, हायर मोस्ट पार्ट तो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा वैल्यूज पे। बट अगर मिनिमम की बात करूं, वो इक्वालिटी से आपको मिलेगा। ये आपका मिनिमम फोर्स है, ये आपका मिनिमम फोर्स है। प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट था। यहां पर आपने बहुत सारी चीजें सीखी। ये जो एनालिसिस आपने यहां पर देखा, ऐसा ही एनालिसिस अब आप इस ब्लॉक पर लगा सकते हो। मुझे और एक दो बातें यहां पे आपको बतानी है, बट होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। यहां पे आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने नो स्लिपिंग कंडीशन यहां पर जनरेट किया, किस तरीके से मैंने मिनिमम फोर्स की बात की। तो मिनिमम फोर्स आपका यहाँ mg डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर है, और यहां पर आपका जो म्यू है, ये तो आपका रिफ्रैक्टिव, सॉरी, ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है यहां पर, जो कि आपके पास इस वॉल के रिलेटेड आपके पास है। तो पहले आप इस इक्वेशन को मेमोराइज करो। इवन मैं इस इक्वेशन को यहां पे लिखता हूं ताकि मैं इसको यूज कर सकूं। मैं लिख रहा हूं यहां पे कि जो आपके पास f मिनिमम आपका वैल्यू आया, इट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय म्यू। अगेन आज मैं आपको दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले यहां पर याद करवाने वाला हूं। अगर आपको ये पूरा समझ में आया मैंने लाया कहां से, आपको थोड़ा ये याद भी रहेगा, तो जो दो नई फॉर्मूले मैं आपके सामने लाऊंगा वो भी आपको इवेंचुअली याद हो जाएंगी। और उस पे अगेन आप खुद से चेक करना कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे आपके डिफरेंट बुक्स पे, डिफरेंट ऑब्जेक्टिव बुक्स जो आपके पास होती है, आप खुद से चेक कर लेना कि उस पैटर्न के, उस स्टाइल के कितने क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलो मैं यहाँ पे एक दो सिचुएशंस लेता हूं, आप देखते जाओ। तो ठीक है, मैं सिचुएशंस यहां पे लेता हूं। पहला सिचुएशन में यहां पर केस 1 के फॉर्म में लेता हूं। ये आपके पास यहां पर लेट अस अज्यूम फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, तो इसका म्यू कितना मैं ले रहा हूं, मैं इसका म्यू यहां पे 0 ले रहा हूं। फ्रिक्शनलेस बोल रहा हूं ना, तो ये आपका यहां पे म्यू 0 के बराबर है। और मैं एक ब्लॉक यहां पे ले रहा हूं, ये बड़ा ब्लॉक है आपके पास, मैं इसका मास यहां पर m2 रख रहा हूं। और ये ब्लॉक की जो सरफेसेस है वो आपके रफ सरफेसेस है,
तो मैं बोल सकता हूं कि इस सरफेस के लिए जो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेट इट बी म्यू, लेट इट बी म्यू। तो अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर और एक ब्लॉक रख रहा हूं। आपको नहीं लग रहा कि ये ब्लॉक बराबर लास्ट प्रॉब्लम अगेन इज द वॉल वाला प्रॉब्लम बन जाएगा? ये ब्लॉक अगेन इज द वॉल एक हिसाब से, और इसका मास मैं यहां पर m1 ले रहा हूं। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। हाँ, 11th के सेक्शन में मैं तो डिटेल वाइज इसको सॉल्व करने वाला हूं, बट अभी यहां के लिए, एंट्रेंस के लिए मैं इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूं। मैंने ये वाला पार्ट क्यों दिखाया, मैंने इसको क्यों डिराइव किया, ताकि मैं ये दो रिजल्ट्स आपके सामने प्रोड्यूस कर सकूं, ताकि आपको ये याद रहे। अब देखते जाओ, यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करूं, मैं कितना यहां पर मिनिमम फोर्स अप्लाई करूं, मैं यहां पर कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करूं, ताकि सिस्टम जो है, पूरा जो सिस्टम है, वो एक्सेलरेशन ए के साथ आगे चले। कहने का मतलब मैं एग्जैक्टली इस पे कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करूं, ताकि पूरा सिस्टम एक साथ एक्सेलरेशन ए के साथ आगे जाए। ये ब्लॉक यहां पे स्लिप ना करे, ये ब्लॉक यहां पर स्लिप नहीं करना चाहिए। तो अगेन मैं इसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, बस इतना बता रहा हूं कि आपके पास एक बड़ा सा ब्लॉक m2 है जिसका मास, और इसके अगेंस्ट आपने m1 को रखा है। आप यहां से फोर्स लगा रहे हो, और मैं आपको बोल रहा हूं पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए के साथ आगे जा रहा है। क्वेश्चन सिंपल ये है कि मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करे ताकि पूरा सिस्टम ए के साथ आगे चले, और ये m1 आपका स्लिप ना हो। अब देख लो मैं कैसे इक्वेशन यहां पे लिखता हूं। जो आपका मिनिमम फोर्स होगा ना, जो आपका मिनिमम फोर्स होगा, बड़े ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हो, बड़े ब्लॉक पर आप फोर्स लगा रहे हो। जरा इसको इसके साथ रिलेट करो। जिन्होंने वीडियो देखा होगा उनको रिलेट हो जाएगा, जिन्होंने नहीं देखा होगा आप प्रीवियस वीडियोस देख लो, वहां पर मैंने इसको पूरा बताया है, आपको समझाया है वहां पे मैंने। तो आप अगर यहां पर बड़े ब्लॉक पर फोर्स लगा रहे हो ना, तो वहां पर एफ मैक्सिमम की बात हो रही थी कि मैक्सिमम फोर्स आप कितना नीचे वाले ब्लॉक पे लगाओगे ताकि सिस्टम एक्सेलरेशन ए के साथ आगे जाए। सिस्टम एक्सेलरेशन ए के साथ कहां जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए। मैंने ऊपर वाले ब्लॉक का मास m1 रखा था, नीचे वाले ब्लॉक का मास मैंने m2 रखा था। आप देख सकते हो बड़े ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है ना, यहां पर भी किस पर फोर्स लग रहा है, बड़े ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है। वहां मैक्सिमम फोर्स की बात हो रही है, यहां मिनिमम फोर्स की बात हो रही है, बस इतना डिफरेंस है। जरा फर्दर देखते जाओ। यहां पर अगर मैं एफ मिनिमम की बात करूं, एफ मिनिमम की अगर मैं बात करूं, आपका mg/μ है ना, मगर इस वक्त आप मास क्या लोगे, m1 प्लस m2 हो गया। फिर आपका g यहां पर है तो आप g यहां पे ले लो, डिवाइडेड बाय यहां पर आप म्यू कर दो, ये आपका एफ मिनिमम आ गया। ये आपका केस 1 है यहां पे। और आप देख सकते हो अगर इसका रिजल्ट में यहां पे बात करूं तो वो आपके पास एफ मैक्सिमम जो है यहां पे, एफ मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं, एक आप यहां पर सिंपली देखते थे कि इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 था, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ2 था। आप लिखते थे यहां पे μ1 प्लस μ2, फिर m1 प्लस m2, फिर मल्टीप्लाई जी से करते थे। कहने का मतलब ये म्यू mg का स्टाइल लेता था। यहां पर आपका स्टाइल mg/μ, mg यहां पर भी है, mg यहां पर भी है। यहां मल्टीप्लीकेशन म्यू से हो रहा है, यहां डिवाइड म्यू से हो रहा है। जब आप म्यू से मल्टीप्लाई करोगे mg को, आप देखोगे कि आप मैक्सिमम की तरफ जा रहे हो, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो। डिवीजन में आप mg को छोटा कर रहे हो, तो आप मिनिमम फोर्स की बात कर रहे हो। अगेन ये कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं बस याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको ये चीजें याद रहे। अब फर्दर देख लो, ये तो एक केस हो गया, दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस की बात करते हैं, आप देखते जाओ। दूसरे केस की मैं बात करता हूं। दूसरे केस की मैं बात करता हूं, और आप ये भी दिमाग में रखो, मैंने नो स्लिपिंग कंडीशन बताया था कि μn शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। शायद यही था आपके पास, μn शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg। ये आपका नो स्लिपिंग कंडीशन था। ये आपका नो स्लिपिंग कंडीशन है। चलो दूसरे केस की मैं बात करता हूं, आप देखते जाओ। मैं केस 2 लिख रहा हूं, देख लो। अगेन आपके पास यहां पर एक स्मूथ सरफेस है जिसका मैं म्यू यहां पर किसके बराबर ले रहा हूं, 0। मैं स्मूथ सरफेस ले रहा हूं, और यहां पर आप देख सकते हो कि ये आपका ब्लॉक है। अगेन इसका मास तो m2 ही रहेगा, बट अब यहां पर मैं m1 आगे रख रहा हूं, और m1 पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूं, और मुझे बताना है कि मिनिमम फोर्स में m1 पे कितना लगाऊं ताकि पूरा सिस्टम एक साथ चले, ताकि यहां पर आपका सिस्टम एक्सेलरेशन एक साथ चले, और m1 आपका स्लिप नहीं होना चाहिए। एक बार और,
इस वक्त आप देख सकते हो कि फोर्स किस पे लग रहा है, छोटे ब्लॉक पे जिसका मास क्या है m1, जिसका मास m1 है। फोर्स किस पे लगा रहे हो, m1 पे लगा रहे हो, छोटे ब्लॉक पे लगा रहे हो। और यहां पर आपका ये सरफेस रफ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं म्यू लेता हूं, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैं म्यू लेता हूं। ये m1 है, ये m2 है। आप मिनिमम कितना फोर्स यहां पर m1 पे लगाओगे ताकि पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए के साथ आगे जाना चाहिए, और आपका m1 जो है वो नीचे स्लिप नहीं करना चाहिए। देखो अगर आप इसको पूरा सॉल्व करने बैठोगे ना तो कहीं ना कहीं आपकी ये कंडीशन यूज हो जाएगी, ये कंडीशन यूज हो जाएगी, बट हम तो सॉल्व नहीं कर रहे, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बोलने वाला हूं। बट फिलहाल के लिए हमने ऐसा ही प्रॉब्लम यहां देखा था, आप चेक कर सकते हो। ये आपके पास ब्लॉक है जिसका मास m2 है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास μ1 है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास μ2 है। दैट मींस ग्राउंड सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 है, आपके पास यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो μ2 है, और यहां पर आपने ब्लॉक रख दिया, यहां पर आपने ब्लॉक रख दिया, ऐसे कुछ था। और इस ब्लॉक का आपके पास मास जो था वो m1 था। आप इस ब्लॉक पर फोर्स F लगाते थे और आपको F मैक्सिमम निकालना था सच दैट कि पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन A के साथ चले, स्लिपिंग यहां पर ना हो। यहां पर भी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए, यहां पर भी स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर अगर आप याद करोगे जो आपका F मैक्सिमम था, पहले मैंने लिखा था μ1 प्लस μ2, फिर m1 प्लस m2, फिर मैंने यहां पे G लिखा था। कहने का मतलब म्यू mg का स्टाइल ही था, मगर फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप ऊपर वाले ब्लॉक पे मास लगाते हो ना तो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो डोमिनेंट मास बन जाता है इस केस में। तो आप यहां पर m1 डिवाइडेड बाय m2 से मल्टीप्लाई किया करो। और यहां पर आप याद कर लो, मैंने कहा था कि जो आपके पास m1 और m2 है, m1 न्यूमरेटर में वो मास आएगा, न्यूमरेटर में वो मास आएगा जिस पर फोर्स लगा रहे हो, डिनोमिनेटर में वो मास आएगा जिस पर आपने फोर्स नहीं लगाया। ये स्टाइल था ना। तो अगर आपने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो, मैंने दिखाया यहां पे, इस इक्वेशन को मेमोराइज करो ताकि आपके जितने भी क्वेश्चंस इस स्टाइल के हो आप उनको अराउंड 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सको। तो वहां पर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, बस फॉर्मूला यूज करना है, और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आगे जाके जब मैं स्प्रिंग वाला पार्ट उठाऊंगा ना, मैं स्प्रिंग वाले पार्ट में और इसकी बात करूंगा, मैं ऑसिलेशन के बारे में बात करूंगा, वहां पर भी यही इक्वेशंस यूज हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए यहां पर आ जाता हूं। यहां पर भी तो छोटे वाले मास पे फोर्स लग रहा है ना, तो पहले इसी इक्वेशन पे वापस आ जाओ जरा। यहां पर अगर मैं F मिनिमम की बात करूं, अगर मैं यहां पर F मिनिमम की बात करूं, मास है ना, मास की जगह क्या लिखोगे, m1 प्लस m2। जरा G देख लो, G अपनी जगह पर है तो G अपनी जगह पर है। नीचे आपका म्यू है, सिंस आप इस सरफेस को स्मूथ ले रहे हो ना तो इसका म्यू आप ले नहीं रहे हो, आपको बस इस सरफेस का म्यू लेना है। तो डिवाइड किससे हो जाएगा, म्यू से। बराबर लास्ट फॉर्मूला, जो पहला केस है वैसा ही फॉर्मूला, मगर इस वक्त आप किस पे फोर्स लगा रहे हो, छोटे ब्लॉक पर। यहां पर किस पे फोर्स लगा रहे थे, छोटे ब्लॉक पर। मैं रिलेट कर रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, रिलेट कर रहा हूं। यहां पर एक फैक्टर आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ा, m1 बाय m2। न्यूमरेटर में वो मास जिस पर फोर्स लगता है, डिनोमिनेटर में वो मास जिस पर फोर्स नहीं लगता है। अब यहां पर भी वही स्टाइल फॉलो होगा, न्यूमरेटर में वो मास जिस पे फोर्स लगता है, वो कौन सा है आपका, m1, तो m1 लिख दो। तो जब भी आप छोटे ब्लॉक पे फोर्स लगाते हो ना, तो छोटे ब्लॉक का मतलब एक फैक्टर को आपको इंट्रोड्यूस करना होता है। m1 आपकी न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपका m2 आ जाएगा। तो ये आपका मिनिमम फोर्स है। मैंने अगेन यहां पर कोशिश की कि मैं इनको रिलेट कर सकूं, और आप देख रहे हो कि सारा इस इक्वेशन के साथ रिलेट हो रहा है। तो जब आप फॉर एग्जांपल नो स्लिपिंग कंडीशन की बात करते हो ना, अगेंस्ट द वर्टिकल वॉल, आपको बस इन दो चीजों का यहां पे टेक केयर करना है। अगेन जब 11th क्लास के लेक्चर्स में अपलोड करूंगा न्यूटन्स लॉ पे, तो वहां पर तो मैं एक एक चीज डिराइव करूंगा, एक एक पॉइंट डिराइव करूंगा। ऐसे बिल्कुल भी इक्वेशंस आपके सामने डायरेक्ट नहीं लाऊंगा। बट अगेन मैं एंट्रेंस के लिए यहां पर ये वीडियोस ले रहा हूं, तो इसीलिए मैं ये रिजल्ट जो है डायरेक्ट फॉर्म में आपको दिखा रहा हूं, और मैं इनको रिलेट करके दिखा रहा हूं, रिलेट करके चल रहे हैं, ताकि आप यहां पर इनको अच्छे से मेमोराइज कर सको, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि कितना याद रखना है। आपको सिर्फ इतना दिमाग में होना चाहिए कि बस ये दो कंडीशंस अगर पता है, अगर इन दो कंडीशंस पर होल्ड है हमारे को, तो हम ये केसेस को खुद से डील कर सकते हैं। तो होपफुली अभी तक किसी को डाउट नहीं होगा। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, अब सिंपली क्वेश्चन पे आ जाते हैं, आप देखते जाओ। नो स्लिपिंग कंडीशन वगैरह के बारे में बात हो गई, और आपको यह भी पता है मिनिमम फोर्स के बारे में कि मिनिमम फोर्स आपका यहां पर अगेंस्ट द वॉल आप कितना ब्लॉक पर लगाओगे ताकि आपका ब्लॉक जो है वो स्लिप ना करे। तो ठीक है,
अब देख लो, अगर मैं बात करूं ब्लॉक स्लिप नहीं करना चाहिए, ब्लॉक स्लिप करेगा तो कहां, ऊपर स्लिप करेगा कि नीचे, नीचे स्लिप करेगा। फ्रिक्शन कहां की तरफ होगा, ऊपर की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन वगैरह सब कुछ आपको पता है। देख लो, जब इस क्वेश्चन को आप देखते हो ना, आप इसका एफबीडी बना सकते हो, कोई इशू है नहीं, एफबीडी बनाओ आपको आ जाएगा। बट जब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं, जब मैं नो स्लिपिंग कंडीशन को सामने देखता हूं, मुझे ये वाला पार्ट दिमाग में आता है। तो डायरेक्ट मैं इसी इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा। मैं लिखूंगा यूजिंग नो स्लिपिंग कंडीशन। यूजिंग नो स्लिपिंग कंडीशन। अच्छा, नो स्लिपिंग कंडीशन आपके पास क्या है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, इट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mg। अब इसका मास कुछ ना कुछ तो देकर है आपको, मास तो 10 kg देकर है, g का वैल्यू 10 देकर है, तो मैं बोल सकता हूं mg का वैल्यू 100 है, mg का वैल्यू डायरेक्टली 100 है, तो लिख दो आपके पास जो म्यू n होना चाहिए, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, क्योंकि m का वैल्यू आपको 10 kg देकर है, g आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में देकर है। अगेन टेक केयर करो यूनिट्स का, यहां पर सारे यूनिट्स की अगर मैं बात करूं ना, एसआई में है आपका। अगर आप बात करोगे यहां पर सब यूनिट्स किस में है, वो एसआई में है। तो अगर कभी कभी आपको क्या होता है कि किसी क्वांटिटी का यूनिट आपको सीजीएस में देकर होता है और कुछ क्वांटिटीज का आपको एसआई में देकर होता है, तो या तो सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट करो या तो एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट किया करो। तो इस चीजों का टेक केयर करो। चलो फिलहाल के लिए म्यू एन आपका यहां पर इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। अब क्वेश्चन है नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है ना। अब देख लो, ये आपका कंटैक्ट है यहां पे, ये आपका कंटैक्ट है यहां पे, ये आपका कंटैक्ट है यहां पे। अगर ये कंटैक्ट है यहां पर, तो आप देखोगे कि नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन आपका ऐसे लगेगा। अब समझो समझो, अब देख लो, आराम से देखते जाओ। स्यूडो फोर्स की बात करते हैं। आप याद करो, स्यूडो फोर्स की अगर मैं बात करूं, देखते जाओ देखते जाओ। अगर मैं स्यूडो फोर्स की बात करूं, अगर आपके पास ऑब्जर्वर है, अगर आपके पास ऑब्जर्वर है यहां पे, और ऑब्जर्वर ए मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रहा है, और यहां पर मैं एक ब्लॉक को रख रहा हूं, यहां पर मैं एक ब्लॉक को रख रहा हूं, तो ऑब्जर्वर तो आगे जा रहा है ना, ब्लॉक पे स्यूडो फोर्स उसको लगेगा, उसको अपीयर होगा ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है, उसी को आप स्यूडो फोर्स कहते हो। और वो स्यूडो फोर्स आपकी एक्सेलरेशन के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो आपका यहां पर स्यूडो फोर्स ये होगा, ये आपका यहां पे स्यूडो फोर्स होगा, ये आपका स्यूडो फोर्स है। और इस स्यूडो फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, लेट अस एज्यूम कि इस ब्लॉक का मास m है, तो आप ब्लॉक का मास m लोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन a से, तो ये आपका स्टाइल रहने वाला है ma, और इसका अपोजिट डायरेक्शन, इसमें कोई इश्यू नहीं है। यहां पर बात करो, यहां पर बात करते हैं, आपका जो ये ऑब्जर्वर है ना, ये एग्जैक्टली रोटेट कर रहा है, इसका रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अगर आपका फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा आगे की डायरेक्शन में, वो तो समझ में आ गया। अगर आप एक पार्टिकल को एग्जैक्टली रोटेट करोगे अबाउट एन एक्सिस, उस पार्टिकल की होगी ना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस ऑब्जर्वर के पास कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर के पास है, तो अगर ऑब्जर्वर के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर होता है। तो अगर मैं ऑब्जर्वर की बात यहां पे करूं ना, ऑब्जर्वर की बात अगर मैं यहां पे करूं, ऑब्जर्वर के पास यहां पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, टुवर्ड सेंटर है, ये देख लो, ये एक्सेलरेशन है। तो मैं इसको सेंटर क्यों मान रहा हूं, क्योंकि आपका एक्सीस है, इसी एक्सीस के अबाउट आपका सिलेंडर क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अगर इस एक्सीस के अबाउट आपका सिलेंडर रोटेट कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वर पे एक एक्सेलरेशन लगेगी, दैट विल बी द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप लिखते हो AC इट इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपके पास होता है, इट इज सिंपली v स्क्वायर डिवाइडेड बाय r, ऐसा कुछ होता है। और आपको यह भी पता है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये सबको पता है इक्वेशन। तो अगेन ये चीजें आपको पता है, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। तो फर्दर मैं लिख सकता हूं ना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर की जगह आ जाएगा r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दैट मींस मैंने v की जगह पर r ओमेगा सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये वैल्यू।
और डिवाइड बाय आर अपनी जगह पे रहेगा। तो आपका जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। एंड दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस कर रहा है टुवर्ड सेंटर, मगर ऑब्जर्वर जो है इसको एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मिल रहा है, ये टुवर्ड सेंटर इसका एक एक्सेलरेशन है, और ये ऑब्जर्व कर रहा है ना ब्लॉक को, ये ऑब्जर्व कर रहा है ना ब्लॉक को। ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है, यहां पर आ जाओ, ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है, सेम हो गया। अब ये तो आपके पास यहां पे सिंपली ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है, यहां पर आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, उसका आपको कोई इश्यू नहीं है, मगर एक्सेलरेशन है ऑब्जर्वर के पास। ऑब्जर्वर यहां पर मास को एनालाइज कर रहा है, मास को यहां पे स्टडी कर रहा है, ये ऑब्जर्वर भी यहां पर मास को स्टडी कर रहा है, तो दोनों जगह पे मास स्टडी हो रहा है ना। अब यहां पर अगर ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है, यहां पर भी अगर ऑब्जर्वर के पास एक्सेलरेशन है, ऑब्जर्वर को लग रहा है ना मास पे एक स्यूडो फोर्स है, और स्यूडो फोर्स की अगर मैं बात करूं, स्यूडो फोर्स का स्टाइल क्या है कि वो एक्सेलरेशन के अपोजिट है। तो यहां पर इस ऑब्जर्वर को लगेगा ना इस पे स्यूडो फोर्स है, और इस पर जो स्यूडो फोर्स होगा वो होगा ना एक्सेलरेशन वेक्टर के अपोजिट। तो अगर यहां पर ये वाला एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, तो यहां पर ऑब्जर्वर को लगेगा ना इस पर एक स्यूडो फोर्स है, और वो स्यूडो फोर्स एग्जैक्टली अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर के पास है, ये टुवर्ड सेंटर है, तो यहां पर ऑब्वियसली जो इस ब्लॉक पर यहां पर इस ऑब्जर्वर को लगेगा फोर्स लग रहा है, दैट विल बी अवे फ्रॉम द सेंटर। और अवे फ्रॉम द सेंटर अगर यहां पर लग रहा है, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जर्वर को इस पे फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर, दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज द फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, तो यहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका टुवर्ड सेंटर नहीं होगा, वो अवे फ्रॉम सेंटर होगा। ब्लॉक का मास कितना है? m है, तो ब्लॉक का मास m है, मगर एक्सेलरेशन कौन सी ले? ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन। ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशन आर ओमेगा स्क्वायर है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आर ओमेगा स्क्वायर। दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपके नॉर्मल को यहां पे क्या करेगा? बैलेंस, क्योंकि आपका ब्लॉक ना यहां पर इस वॉल को छोड़ रहा है, ना ये वॉल के अंदर जा रहा है, तो आपका ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम पे है, तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा that will be balanced by the centrifugal force। और अगेन मैं प्रॉब्लम को एनालाइज कहां कर रहा हूं? मैं प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहा हूं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। देख लो, यूजुअली क्या होता है, आपको टीचर सिंपली बोलते हैं, देख लो यहां पर आपके पास ये ब्लॉक है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन यहां लगेगा, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की डायरेक्शन में नहीं। अगर फॉर एग्जांपल इसी ऑब्जर्वर को मैं बाहर ग्राउंड पे रखूं ना, उसको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां दिखेगा? जब तक कि आपका ऑब्जर्वर एक्सेलरेटिंग ना हो, तो पूरा टेक केयर करना है कि ऑब्जर्वर को बाहर लेके अंदर ले। तो आप यहां पर प्रॉब्लम को एनालाइज कर रहे हो अंदर से, तो जब आप प्रॉब्लम को यहां पर अंदर से एनालाइज कर रहे हो, तो आप देख रहे हो ऑब्जर्वर के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सिलेंडर है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ सिलेंडर, रादर आप बोल सकते हो अवे फ्रॉम दिस एक्सिस। इसीलिए मैं दिखा रहा हूं एम आर ओमेगा स्क्वायर बाहर की तरफ, और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, तभी आपका ब्लॉक हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में आएगा, ये कंटैक्ट लूज नहीं करेगा आपकी वॉल के साथ, सिलेंडर के इनर वॉल के साथ। तो अगर मैं बात यहां पे करूं, अब तो हो गया, आपको पता है कि एन आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, म्यू अपनी जगह पे रखते हैं, एन का वैल्यू यहां पर m आ जाएगा, फिर r आ जाएगा, फिर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एंड इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। ये मुश्किल है नहीं। अब अगर मैं बात करूं जरा म्यू का वैल्यू देख लो 0.1 है, तो 0.1 है मल्टीप्लाइड बाय मास, जरा देख लो वो 10 है। r का वैल्यू जरा देख लो, r का वैल्यू 1 देकर है, ओमेगा स्क्वायर आपको निकालना है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। जरा सिंपली देख लो, ये 10 into 1 आपका सिंपली 10 आ जाएगा, सॉरी 10 into 0.1 आपका यहाँ पे 1 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय ये 1 अपनी जगह पे, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो कहने का मतलब ओमेगा स्क्वायर हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ओमेगा हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब ये नहीं बोलना 10 कहां से आया, अब ओमेगा अगर आपका 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए, बराबर वैसा ही केस बन रहा है, ओमेगा या तो 10 के बराबर होगा या 10 से बड़ा होगा, 10 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर ओमेगा 10 से छोटा हुआ तो आपका ये जो ब्लॉक है ये स्लिप करना शुरू करेगा। तो आपका जो ओमेगा है या तो ये 10 के बराबर होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए, तो जो ओमेगा मिनिमम है फॉर नो स्लिपिंग कंडीशन, दैट इज योर 10 रेडियन सेकेंड इनवर्स। आप देख सकते हो स्यूडो फोर्स का प्रॉब्लम है, और ये आपका ऑप्शन डी यहां पे आएगा। नीट का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बट अगेन मैं यहां पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मेरा एम कुछ डिफरेंट है। मैं चाहता हूं कि आप यहां पे समझो चीजों को, क्योंकि जब आप इस प्रॉब्लम को देखते हो ना, एक्चुअल में आप यहां पे स्यूडो फोर्स यूज कर रहे होते हो। ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है,
आप यूज कर रहे होते हो यही इक्वेशन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, मगर आपको आइडिया ही नहीं होता है कि यहां स्यूडो फोर्स की बात हो रही है। तो किस तरीके से मैंने स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को यहां पर फॉर एग्जांपल इंट्रोड्यूस किया, कैसे आपको पता चल रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अवे फ्रॉम द सेंटर, बिकॉज यहां पर जो आपका ऑब्जर्वर था जो कि आपके रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे था, उस पर एक सेंटर सीकिंग एक्सेलरेशन थी। तो यही एक्सेलरेशन को अब आपको अपोजिट डायरेक्शन में लेना है इस ब्लॉक पर, विच विल लीड टू अ स्यूडो फोर्स, और वो स्यूडो फोर्स आपका अवे फ्रॉम द सेंटर होगा, बिकॉज ऑब्जर्वर का जो एक्सेलरेशन है दैट इज टुवर्ड द सेंटर। तो होपफुली आपको इसका आइडिया आया होगा और इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। 2019 नीट का क्वेश्चन है, तो रिसेंटली पूछा गया है, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्यूडो फोर्स अच्छे से पढ़ो, अगर आपने स्यूडो फोर्स का वीडियो नहीं देखा उसको भी देख लो। आज के लिए इतना काफी, टेक केयर।